but in last especially 6 to 7 years, 2009 onwards till 2017, और स्पेशली आखिरी के क्वेश्चंस जो मेंशन्ड हैं in last 4 years, from 2013 onwards till 2017, the patterns of question, the strategy of asking has changed a lot. तो मैं उम्मीद करता हूँ यू एज एन मेडिकल एस्पिरेंट इस पेपर को देखे, क्वेश्चंस कितने बने नहीं बने होता नहीं है, पहले आपने ये सीखा कि नहीं सीखा कि कितने पीछे जाके रेफर करें क्वेश्चन पैटर्न्स, क्योंकि आप किसी भी ट्रेडिशनल बुक को उठाते रेफर करते हैं तो यू विल गेट अ सीरीज ऑफ 400 to 500 क्वेश्चंस ऑफ एनी टॉपिक. तो सिंस 1980s के ज़माने से लेकर या 90s के ज़माने से लेकर अगर आप क्वेश्चन ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ही डिटेल पीएमटी लेवल्स पे. अब जैसे मैंने उस दिन डायग्राम बनाया था आपके सामने, बोन्स फॉर एग्जांपल, जो टार्सल बोन्स हैं, एंकल बोन्स, 7 बोन्स की इंडिविजुअल नेम है, कैल्केलियम है, कैलस बोन है, नेविकुलर बोन है, वहां तक याद करना. पहले तो 206 बोन्स को एरिया वाइज नंबर एंड नेम दे मेनली नोन फॉर. तो आज की तारीख में ट्रेडिशनली अगर आपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई करना भी आना चाहिए कि वाकई भी प्रैक्टिकली ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, उसको स्क्रूटिंग करके निकाल दें. तो बेटर ये रहेगा 2008 से लेके आप जब भी प्रैक्टिस करें, 2008 से लेके 2017 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और स्पेशली फॉलो करें 2013 से लेके 17 तक के पेपर्स किसी भी टॉपिक को लेके कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे, एंड देन योर फोकस योर स्टडी व्हाइल रेफरिंग टू योर एनसीईआरटी बुक. आ रही बात समझ में? तो आज क्लास के एंड पे आप लोगों को एक प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगा, क्वेश्चंस फ्रॉम 3 चैप्टर्स, जिसमें से एक चैप्टर नियर टू एंड है, अभी करंटली हम पढ़ ही रहे हैं, दैट इज मस्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, यानी पूरा मूवमेंट, लोकोमोशन, excretory system और chemical control coordination. The next chapter after this, when I will complete the chapter on movement locomotion, I will start chemical control coordination. क्या start करेंगे? और उसके बाद excretory system. Clear? ये 3 चैप्टर्स, मतलब और 2 ये चैप्टर्स मुझे पढ़ाना है. सर्कुलेटरी सिस्टम डॉक्टर हर्ष जकेटिया सर आपको पढ़ाएंगे, डायल सिस्टम चौबे सर पढ़ा ही रहे हैं, along with respiratory system फिर वो पढ़ाएंगे. And that's how we are going to complete the physiology. Then I will move with the taxonomy part. कौन सा हिस्सा देखेंगे? ठीक है, टेक्सोनॉमी के बुकलेट्स आपको इस महीने के एंड से मिलना शुरू होगा. 8 बुकलेट्स मैं आपको दूंगा, 12 फाइलम्स, हैंड रिटन नोट्स हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लासरूम बने हुए नोट्स हैं, 2013 के बैच के 12th के साथ क्वालिफाई किया था उस स्टूडेंट के वो नोट्स हैं. तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली लिखा है, और उसके अलावा टेक्सोनॉमी में एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड सिस्टमैटिकली डायग्राम्स, ठीक है, सब कुछ उसमें बना हुआ है. ठीक है, तो इस महीने के एंड में वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. आप अपने लेवल पे घर पे इन योर लीजियर टाइम्स, जूलॉजी के लिए आपको अलग से समय पंचांग देख के निकालने की जरूरत नहीं है, आपके फुर्सत के पलों में ही आप 15 मिनट जूलॉजी को देंगे. अरे आ रहा है समझ में? बट दैट शुड बी वन ऑफ योर स्ट्रेटेजी. Rest you define and divide your time for practicing more and more numericals, physics, chemistry, botany, whatever. So वो आपको करना पड़ेगा अपने लेवल पे एज अ स्टूडेंट, एज अ हार्डकोर एस्पिरेंट ऑफ क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जाम. सो ठीक है, एंड कम टू द पेपर, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन बिफोर दैट लेट अस कंटिन्यू. लास्ट डे आई वाज ऑन discussing the difference between muscular tissue versus muscles. Indeed, मैंने वो बात आपके सामने रखा. Finally, today we are actually going to experience, while discussing a special reference with NCERT special, types of muscular tissue. हालांकि आपको किसी भी एक अच्छे बुक में लिटरेचर तो मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है, कितना लिटरेचर दिमाग में टेक्निकली तैयार करें जिससे क्वेश्चन क्रैक हो सके, वो आप क्लासरूम में व्हाइल यू मेक योर ओन हैंडमेड नोट्स उससे तैयार होता है. तो
as we are already aware that there are three basic muscular tissue type, what we recognize as striated, unstriated, and cardiac. So before I tally and I create a comparison, कंपैरिजन में दोनों चीजें आ जाती हैं, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज. पॉइंट टू बी नोटेड. नाउ दीज आर द टू क्वेश्चन पैटर्न. क्वेश्चन ऐसे ही तो बनेगा अल्टीमेटली. जो आप पढ़ रहे हो किस तरह के क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हो इसमें आप, कि हाउ कार्डियक मसल्स हैव गॉट देयर यूनिक प्रॉपर्टीज व्हिच इज आइदर नॉट प्रेजेंट इन स्टेटेड एंड अनस्टेटेड, बिकॉज दोज आर peculiar property of the cardiac muscle itself. And similarly, what cardiac muscles, how it is similar to stated and how it is similar to unstated. और स्पेशली इसको एक्सक्लूड कर दे स्टेटेड और अनस्टेटेड. तो इफ यू गो थ्रू एनी क्वेश्चन पेपर और एनी टाइप ऑफ बुकलेट्स, आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे. लैंग्वेज से मिलेगा कि स्टेटेड मसल डिफर फ्रॉम. और अक्सर जो डिफर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें गौर करिएगा, क्या होता है हम पढ़ते हैं और कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग एंगल ऑफ एक्सप्लेनेशन डिजाइन होता है. तो हमेशा जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है उसमें ध्यान देने वाली बात है डिफरेंस किसके और किसके बीच. बोले सर ये भी तो इससे डिफर करता है, तो आंसर सी भी हो सकता है. हमेशा किसका नाम पहले, उसमें फलाने से क्या डिफरेंस है, मतलब जो फॉर्मर है लेटर के साथ कैसे डिफर कर रहा है, वो क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि स्टेटेड मसल में क्या है जो कि अनस्टेटेड में नहीं है. पता चला आप अनस्टेटेड का किसी पॉइंट को, ये थोड़ी पूछा है कि क्वेश्चन में अनस्टेटेड में क्या है जो स्टेटेड में नहीं है. क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ स्ट्रेटेड मसल डिफर फ्रॉम. तो मैं एक्चुअली आपको कोई ग्रामर या इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं. दिस इज एन इमोशनल स्टेटस ऑफ अ स्टूडेंट. ये तुम्हारी जगह, दीज आर ह्यूमन एरर्स इमोशनली, ये तुम्हारी जगह मेरे से भी हो सकता है. मैं भी बैठा हूँ एग्जाम हॉल में, सब्जेक्ट का नॉलेज होना अलग बात है, और एक समय एक होता है ना आपका कंसंट्रेशन उस समय कैसा है, आप सॉल्व करते 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 एक मेंटल हिच सबके साथ आता ही है. मेरी बात आ रही है समझ में? यू आर ऑल लकी एनफ कि आप लोग का पेपर्स क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड रहता है कि फर्स्ट 45 क्वेश्चन फिजिक्स, हालांकि वो पीछे के लास्ट 45 भी हो सकते थे, लेकिन लगातार फिजिक्स के 45, फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी बीच में पूरा, फिर केमिस्ट्री, वॉट एवर पेपर. अगर आप बैंक के पेपर्स उठा के देखोगे 200 क्वेश्चन आने हैं, 5 सेगमेंट्स होते हैं, वो लगातार 2 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, फिर रीजनिंग के होते हैं, फिर इंग्लिश का होता है, फिर मैथ्स का होता है. तो सोचो कितना मेंटल जंपल अप होता है कि पहले मैथ्स का क्वेश्चन लगाया, फिर इंग्लिश के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग, फिर एप्टीट्यूड. सबको मेरी बात आ रही है समझ में? अगर तुम्हारे भी 180 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, 2 बॉटनी के क्वेश्चन, फिर 3 फिजिक्स के, फिर 1 केमिस्ट्री, फिर जूलॉजी आ गया. सोचो मतलब किस स्टेटस से. हालांकि फिर उस तरह से तैयार करते करते मेंटल स्टेटस भी वैसा हो जाता, लेकिन वो आपके लिए और एक मेंटली इंटरवोवन स्टेट होता. तो इसलिए हर तरह की सोच के साथ अपने आप को तैयारी करें. अब ये एक सिंपल सा टॉपिक दिख रहा है कि सर ठीक है ये तो हम कहीं से भी लेके पढ़ लेंगे, लेकिन आज जिस तरह से मैं आपके सामने चीजें रखूंगा वहां आप सीखोगे कि कैसे किसी भी टॉपिक में जब ये ऐसे डिफरेंसेस कंपैरिजंस, क्योंकि चैप्टर के एंड में खुद स्ट्रेटेड मसल 2 तरह से कंपेयर करेंगे, रेड एंड व्हाइट. दोनों के डिफरेंसेस को बहुत ही प्रिसीशन के साथ पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आएगा कि द गिवन प्रॉपर्टी इज रिगार्डिंग व्हाइट मसल फाइबर. अब 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट उस पर सही लिखा है, बाकी 2 वो जो भी कोडिंग पैटर्न से तुम डिसाइड कर लोगे, इसके लिए तो तुम पढ़ते ही हो. लेकिन व्हाट अबाउट द ड्रामेटिक क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द ड्रामेटिक क्वेश्चन? X and Y, 2 animals, one exhibiting flying adaptation and another is a ground bird. X and Y are 2 animals, both are from class aves, but one is flying bird and another is ground bird. Then respectively they have got those muscles of flight, muscles of, then what is correct for X and Y? मतलब ऐसा करके X और Y के नीचे white. अब आपको टैली करना पड़ेगा ABCD. ड्रामेटिक क्वेश्चन. तब आपको ये जो थ्योरेटिकल वे से आप पढ़ते हैं, इस चैप्टर का नेचर यही है पढ़ने का, मतलब मैं ये सिखाना चाह रहा हूं. अभी तो मैं शुरू कर दूंगा और लिख भी लोगे आप लोग, लिखते लिखते 15 पॉइंट्स लिख डालेंगे हम लोग. लेकिन बात वो 15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स के नहीं है, हर पॉइंट का एक दूसरे से इंटरवोवन रिलेशन हो और बिल्कुल सीक्वेंस में मैं लिखवाऊंगा और वैसे के वैसे ही याद करना है. एंड दैट आई विल जस्टिफाई ऑन मंडे विद द डायग्राम. वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल, ओके 3R
इक्वली इंपॉर्टेंट एज पर द नीड ऑफ द बॉडी, क्योंकि सबको अलग अलग लिमिटेशंस मिले हैं, एडवांटेजेस मिले हुए हैं। क्योंकि वी नीड मूवमेंट्स ऑफ वेरियस क्लास एंड कैटेगरी, वी नीड फास्ट पावरफुल स्टेमिना executing movements also. At the same time, some parts of our body also execute slow, light, regular rhythmic movements also. What about them? उनके लिए ये है। तो इनके फीचर्स कैसे होने चाहिए जो इनमें नहीं होंगे, और इनके फीचर्स ऐसे क्या है जो ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दैट्स द नेचर ऑफ द टॉपिक। लेट अस कंपेयर द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। सो स्टेटेड मसल, द NCERT reveals the basis of classification is on 3 criteria. हम भले ही 15 पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस, मसल्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड थर्ड इज लोकेशन। NCERT special types of muscular tissue. Muscular tissue exhibit a class degree of differences among themselves, but the main classification is based on these 3 points. What they are: appearance, control, location. So accordingly, stated लिखा ही हुआ है, but appearance they appear to be stripped. Strips हिंदी में धारी कहते हैं, मतलब ऐसे linings, dark and alternate, dark and light जो है striations, strips दिखते हैं, stripped muscles. Unstripped, और ये है lightly stripped, क्योंकि इनमें सार्कोमियर फेंट होता है। कैसा होता है? धुंधला, फेंट। तो स्ट्रिप्ड एक्चुअली एक तरह का ये मॉडिफाइड स्ट्रिप्ड मसल ही है। व्हाट आर कार्डियक मसल्स? दे आर मॉडिफाइड स्ट्रिप्ड मसल्स। तो यहां पर वही स्ट्रेशंस, धारियां जो हैं अल्टरनेट, वो दिखते हैं लेकिन हल्के फुल्के, लाइटली स्ट्रिप्ड। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, लेकिन फिर इसके भी फर्दर लॉजिक्स है इसमें, वो मैं प्रूव करूंगा अभी कि दोनों इनवॉलेंट्री। सर ये तो सिमिलैरिटी है, देन वेयर द डिफरेंस लाइज? इसका इनवॉलेंट्री कंट्रोल एक अलग फिनोमिनली प्ले होता है, और इसका इनवॉलेंट्री कंट्रोल एक अलग तरह से फिनोमिनली प्ले होता है। प्रूफ करेंगे उस बात को। देन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑलवेज, लास्ट डे आपने डायग्राम से देखा था, ऑल स्टेटेड मसल्स एज बंडल्स ऑलवेज फाउंड एसोसिएटेड विद सम और आइदर एरिया टू द बोन्स, इसलिए हम इसे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। इन्हें हम विसरल मसल्स कहते हैं, और इन्हें हम हार्ट मसल्स। सबसे 3 खास बातें पहले कंसीडर करके लिखवाया गया है। दैट्स व्हाट NCERT रिवील्स। देयर आफ्टर, if they are stripped voluntary skeletal stated muscles, then voluntary control है, यानी नर्वस सिस्टम के अंडर है, न्यूरोजेनिक। कैसे है? यानी CNS। लेकिन CNS के खुद 2 डिविजन्स हैं। ये किस डिवीजन में आता है? SNS। But here SNS stands for somatic nervous system. All skeletal muscles, chapter nervous system में एक लाइन लिखा हुआ है, all the voluntary parts of the body which are anatomically being set by some bundles, fascicles of muscles, are under the control of nervous system. Nervous system central, वो तो position के accordingly, लेकिन CNS का भी functional division, working division, somatic nervous system, जबकि ये भी होते हैं न्यूरोजेनिक। क्या होते हैं? न्यूरोजेनिक। एक्सेप्शनली, वो तो आगे चल के बता दिया जाएगा, एक्सेप्शनली कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं और वहां पाए जाने वाले लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स हैं, लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स हैं जो कुछ मायोजेनिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कुछ जगहों पे। मोस्टली 99%
अनस्टेटेड मसल्स आर, क्योंकि ये तो 100% सोमैटिक नर्वस न्यूरोजेनिक, और ये भी न्यूरोजेनिक है, सीएनएस के अंडर है, बट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS, and ANS stands for autonomic nervous system. Point to be noted now. Cardiac muscles, they are exceptionally myogenic. Exceptionally and point to be noted thereafter, myogenic होते हैं यानी ऑटो रिदमिसिटी क्या शो करते हैं, have their own conducting system, but still note चैप्टर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, चैप्टर के एंड पैराग्राफ्स है ना, सेकंड लास्ट पेज पे आप देख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, क्या हेडिंग दिया हुआ है, चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज ही जाके आप देखें एक बार, चैप्टर जहां एंड होता है ना, लास्ट सेकंड पेज पे एक पैराग्राफ लिखा है विद द हेडिंग रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। वो हेडिंग ही इस बात को चैलेंज कर रहा है, सर आपने तो बोल रहे हो कि हार्ट खुद सेल्फ ऑटोमेटिक रिदमिसिटी, अपना खुद इंपल्स ऑफ बीट जनरेट करने की एबिलिटी रखता है, बिल्कुल सही बोला गया है, खुद जनरेट करता है, कंडक्ट करता है, मेंटेन करता है, दैट्स इट्स नेचर कॉल्ड मायोजेनिक नेचर। क्यों? क्योंकि कुछ खास मसल सेल्स हार्ट के मायोकार्डियम लेयर, किस लेयर में, राइट एट्रियम के चैम्बर के वॉल्स में मॉडिफाई होके नोडल टिश्यूज बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एंड दे कंस्ट्रक्ट एंड डिजाइन व्हाट वी कॉल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, एवी एसए नोड, एवी नोड, पुरकेंजी फाइबर, वो पूरा उनका सेटअप है खुद का इंडिविजुअल। बट द क्वेश्चन इज, हार्ट बीट एक रिदम से चलता रहता है, दैट्स ऑटोरिथमिसिटी, बट पॉइंट टू बी नोटेड उस पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है, बट स्टिल वी ह्यूमन involuntarily as per the environmental changes inner and outer the body external, the heart function could be modulated, could be by an external control, by an, और वो एक्सटर्नल कंट्रोल ब्रेन के ऑटोनॉमिक यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा कहां से आता है, जहां सेंटर ऑफ हार्ट बीट मौजूद है, और वो जरूरत के हिसाब से हार्ट बीट को कम या ज्यादा, हार्ट बीट तो नॉर्मल चलता रहता है लेकिन जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सटर्नल कंट्रोल बाय ब्रेन, ब्रेन में भी हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन का भी कौन सा हिस्सा, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, मैं सिर्फ मसल्स नहीं पढ़ा रहा हूं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे इंटर रिलेटेड है, अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। कार्डियक मसल्स दे आर फाउंड एज लेयर्स, अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, डायग्राम में देख ही लिया था, एंड एज अ लेयर दे पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्टिंग विच स्पेशल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी कॉल्ड हार्ट, हेंस कॉल्ड हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स। बट दे हैव द बेसिक नेचर, उनका बेसिक नेचर कैसा है कि वो खुद कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, दे हैव देयर ओन सेल्फ कंट्रोल, मायोजेनिक यानी मसल सेल्स खुद ही बीटिंग एक्शन जनरेट कर लेते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एज पर नीड, दे हैव गॉट एन एक्स्ट्रा कंट्रोल आउटसाइड द हार्ट फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन का भी कौन सा पोर्शन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का भी कौन सा रीजन, विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, विच इज अ पार्ट ऑफ, और वही है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है इफ अ पर्सन इज बीइंग हैंग्ड। याद आया कुछ, स्केलेटन सिस्टम कैसे ओडोंटोइड प्रोसेस है ना, टूटकर धस जाता है, एम्बेड हो जाता है, रिजल्टेंट देयर इज अ ब्रेकेज बिटवीन द ब्रिज लिंक ऑफ हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड एज अ रिजल्ट द पर्सन डाइज। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एक बहुत ही वाइटल पिवोटल एरिया है जो बॉडी के सारे लाइफ सेविंग इवेंट्स को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, पेरिस्टालसिस, गट एपिथेलियम का। इसके अलावा स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कितने सारे सेंटर्स वहां मौजूद हैं जो सब इनवॉलेंट्री फंक्शंस है। कैसे फंक्शंस हैं?
तो ये भी एक्चुअली एएनएस कंट्रोल है, ये भी एएनएस है, लेकिन ये एएनएस बाहर से है और इसके पास तो कंट्रोल ही एएनएस का होता है और इसके पास एसएनएस। ये डिफरेंस है तीनों मसल्स में व्हाइल वी टॉक अबाउट कंट्रोल। क्योंकि एनसीईआरटी ने तो सिर्फ इतना ही कह दिया वॉलंटरी इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी, बट हाउ द डिफरेंस अकर। ये भी इनवॉलंटरी है बट सी द नेचर, और ये भी इनवॉलंटरी है बट सी द नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, ये टिश्यू क्या बनाते हैं? जनरल मस्कुलेचर। कोई खास एग्जांपल थोड़ी दे सकते हैं, बॉडी का एक जनरल मस्कुलेचर यही बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम, लिम्ब मसल्स, बैक मसल्स, जितने भी वॉलेंट्री मसल्स पार्ट्स हैं बॉडी का, जनरल मस्कुलेचर यानी मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं ये। लेकिन ये पाए जाते हैं एज टिश्यू लेवल, एज लास्ट क्लास का डायग्राम रिकॉग्नाइज करो। मस्कुलेचर बनाने के लिए ये नेक्स्ट पॉइंट वही होगा। पहले तो ये लिख रहे, दे आर फाउंड एज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी फाउंड एज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज हैं और टिश्यू ही रह जाते हैं। दे डजंट मेक ऑर्गन, they participate in organ but they themselves doesn't convert into organ। तो इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसी पॉइंट के कंटिन्यूटी में फाउंड एज muscle bundle, found as muscle bundle by making, क्या बनाते हैं? by making fascicles। क्या बनाते हैं? जबकि ये पाए जाते हैं एज muscularis layers, as muscularis सेमीकोलन देके अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ CMF LMF, CMF एंड, और ये बनाते हैं मायोकार्डियम। क्या बनाते हैं ये? तो इट्स वेल सेड, यस, जनरल मस्कुलेचर। और इनके इसके चलते हुए अगर वो एज लेयर्स पाए जाते हैं किसी भी जगह पे, मस्कुलर लेयर, विसरल मसल्स, इसलिए तो कहते हैं विसरा, बॉडी विसरा, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। अब क्वेश्चन अगला ये आता है कि ऐसे बंडल फेसिकल्स इसलिए बना पाते हैं, दे हैव अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फैस्चिया। क्या कहते हैं? एब्सेंट, एब्सेंट। इट डजंट हैव सच अरेंजमेंट। तो ये जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो, कल की क्लास रिकॉग्नाइज तो करो। आपने देखा डायग्राम से, रियल एक्सपीरियंस किया कि वाकई में वहां सेल्स तो एक दूसरे से जो है अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स हैं, एक बंडल की तरह, एक जो है लेयर्स की तरह, खुद वन आफ्टर दी अदर जक्सटापोजिशन, एक दूसरे के ऊपर आजू बाजू, तब जाके पैक होता है और बनाते हैं मस्कुलरिस लेयर। और इसके चलते हुए डेंजर पॉइंट, डज नॉट हैव सेल जंक्शंस। पॉइंट टू बी नोटेड, मसल्स हैव, मतलब मस्कुलर टिश्यू हैव सेल जंक्शंस, लेकिन 3 तरह के होते हैं। उनमें से किस में सेल जंक्शन नहीं होता है? नहीं चाहिए ना, वो तो मैं मंडे के डायग्राम में प्रूव कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास फैस्चिया है और उससे ही वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। सारे सेल्स को एक दूसरे से अटैच होने के लिए अलग से कोई अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उनके पास कनेक्टिव टिश्यू शीट फैस्चिया मौजूद है।
जिससे वो अपने ये बंडल फेसिकल्स बना लेते हैं, और उन फेसिकल्स के बंडल से बनता है ऑर्गन, जिससे हमारा पूरा बनता है जनरल मस्कुलेचर, मस्कुलर सिस्टम। लेकिन यहां मौजूद है गैप जंक्शंस। ना केवल सेल जंक्शंस मौजूद है, बल्कि किस तरह का इनके पास, और इनके पास होता है कम्युनिकेटेड जंक्शंस कहते हैं। व्हाट दे आर वी विल प्रूव इन द डायग्राम एंड व्हाट रोल दे प्ले। बस आज आपका होमवर्क है, घर पे जाके दोबारा थॉरोली रीड आउट करें उन्हीं पैराग्राफ्स को जिसको मैं लास्ट क्लास आपके सामने इंट्रोडक्टरी पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था। If you go through the paragraphs of those skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles, उससे तो ज्यादा ही मैं लिखवा दूंगा। एनसीईआरटी में जो मेन बातें हाईलाइट है उनको मैं कलरफुल प्रेजेंटेशन से लिख दे रहा हूं। तो टिल डेट ये डिफरेंसेस आपके सामने आ रहे हैं। सेल जंक्शन एब्सेंट, दे हैव गॉट बट टू डिफरेंट टाइप, गैप जंक्शंस, और इनके पास होते हैं कम्युनिकेटेड जंक्शंस। ठीक है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, और इधर है मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन। और रिजल्टेंट उस मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही कार्डियक मसल्स हार्ट के पंपिंग एक्शन को एक रिदम देते हैं, रेट, यूनिट टाइम, हार्ट रेट, ऑफर्स हार्ट रेट। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, हालांकि इनमें कंपैरेटिवली दो तरह के होते हैं, उनमें आपस में स्लो और फास्ट होता है, लेकिन ऑल ओवर सबसे फास्ट कॉन्ट्रैक्शन ये शो करता है, ये काफी स्लो, और वो मॉडरेट जिसका एक रिदम होता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। तो रिजल्टेंट undergo fatigue, absent, absent। अब इस बात का संबंध किससे है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एरोबिक as well as per need anaerobic respiration। और ये तो हमेशा एनारोबिक ही करते बट स्टिल फटीग नहीं शो करते। यही तो हम बायोकेमिस्ट्री में प्रूव करेंगे जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कि क्यों, क्या डिफरेंस है, और ये फटीग में एंटर क्यों कर जाते हैं, क्या ऐसा प्रोडक्ट बनता है, व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हाइल वी एक्सपीरियंस द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। लेकिन आज एक कंपैरेटिव स्टडी चल रहा है, और सही बात है, ये एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक करेगा तो फटीग नहीं होता, फटीग का संबंध एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ है। तो ये करेगा, लेकिन ये एनारोबिक करते हुए भी फटीग नहीं करता, और ये तो इसलिए फटीग नहीं शो करते हैं क्योंकि हमेशा कार्डियक मसल सेल्स को लगातार ऑक्सीजन चाहिए। एनारोबिक वो करते ही नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली। cylindrical elongate myocytes, स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू सेल्स के तो बने होंगे, लेकिन मायोसाइट सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होंगे, ये स्पिंडल शेप्ड होंगे, ठीक है। और इधर तो लिखेगा सेम एज
striated muscle. Unbranched, unbranched, and it is characteristically branched. Branched cells. Branched cells. They have myofibrils. They have either absent or either loosely developed actually myofibril जैसा arrangement. What is that bunch? Hexagonal arrangement of the myofilaments, thin and thick filaments of muscles, contractile protein से बने हुए actin and myosin. तो वो जब अरेंज होते हैं, दे अरेंज देमसेल्फ नॉट ओनली इन बंच, एक बंडल की तरह अंदर, बल्कि वो बंच का एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है, उसको हम हेक्सागोनल अरेंजमेंट कहते हैं. तो उस हेक्सागोनल अरेंजमेंट को जब वो जनरेट करते हैं, दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, जो इनमें होता ही नहीं है. इनमें एक्टिन मायोसिन होता है, एक्टिन मायोसिन होता है, बट दे आर नॉट अरेंज लाइक. तो बोलने का तरीका वो तो जब मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा उस बात को रखूंगा आपके सामने, डिफरेंस आएगा समझ में. लेकिन आज थ्योरेटिकली आपने सीखा कि मायोफाइब्रिल जैसा साइटोलॉजिकल अरेंजमेंट जो एक सेल लेवल पे सार्कोप्लाज्म के अंदर खास साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स एक्टिन और मायोसिन जब अपने आप को हेक्सागोनली अरेंज करते हैं, उसको कहते हैं मायोफाइब्रिल्स, जो कि यहां नहीं है. एक्टिन मायोसिन होगा लेकिन बिखरे हुए रहते हैं सार्कोप्लाज्म में, फैले हुए दूर दूर. इसलिए तो उस अरेंजमेंट के ना होने की वजह से ऐसे मसल सेल्स, उनका साइटोप्लाज्म क्लियर दिखता है, विदाउट स्ट्रेशंस, विदाउट दो स्ट्रिप्स, कॉल्ड स्मूथ मसल्स. मैंने क्या टर्म यूज नहीं किया यहाँ? स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड मसल्स को और क्या कहते हैं? स्मूथ. दे आर नॉट कॉल्ड स्मूथ बिकॉज दे आर स्मूथ की मतलब दे आर स्लिपरी, चिकने हैं और वो फिसल रहे हैं अंदर. ऐसा कुछ नहीं है. दे हैव बीन गिवन दैट टर्म स्मूथ ड्यू टू देयर अपीयरेंस, ड्यू टू देयर. एनसीईआरटी में जाके पढ़ के देखिएगा, मसल्स हैव गॉट वेरिड डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमंग दी थ्री. अभी लिखते लिखते 15 डिफरेंसेस हो भी गए होंगे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो लेकिन देयर आर थ्री प्राइम प्रॉपर्टीज व्हिच आर कंसीडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन: अपीयरेंस, कंट्रोल एंड. वहीं से तो मैंने शुरू किया था, बट डिफरेंस वहीं तक जाके खत्म नहीं हो जाता है. दीज आर ऑल्सो द फीचर्स. तो ठीक है, इनमें है, इनमें एब्सेंट है, उनमें होता है, लेकिन उतना बेहतर अरेंजमेंट नहीं है जितना कि इसमें. अच्छा, these myofibrils are arranged discontinuously. These myofibrils are arranged discontinuously. उस डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट को ही कहते हैं सार्कोमियर. क्या कहते हैं? यानी सार्कोमियर इनमें है. We have to establish what is sarcomere. पूरे चैप्टर का सेंटर स्टोन टॉपिक यही तो है, और यही तो वो फंक्शनल यूनिट है जो एक स्ट्रेटेड मसल सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड सेल को कॉन्ट्रैक्टाइल बनाता है. और एक एक सेल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे बनने वाला बंडल फेसिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब सारे फेसिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसी भी बॉडी एरिया का मसल बंडल वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करेगा. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? एंड द inside story of the complete mechanism is well explained by Huxley and Huxley brothers, which is being proposed in form of sliding filament theory, which completely explains the complete series of biochemical cascade actions जो अंदर होते हैं one after the other in a cyclic pattern, है ना, जिसमें क्रॉस ब्रिज बनता है, फॉर्मेशन एंड क्रॉस ब्रिज ब्रेकडाउन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड क्रॉस ब्रिज.
एनसीईआरटी का वो एनसीईआरटी में जो वो पूरा साइक्लिक प्रेजेंटेशन है उसमें पर्टिकुलरली आप देखिएगा उसमें ये कंफ्यूजन आता है वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, अगर ध्यान से ऐसे तो आप लोग ने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है और पूछ लें कि अल्टीमेटली मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद द क्वेश्चन अराइज हाउ मेनी एटीपी आर यूज्ड ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। तो एटीपी दोनों समय यूज होता है व्हाइल इट इज बीइंग फॉर्म्ड एंड व्हाइल इट इज बीइंग ब्रेकडाउन। तो प्रेजेंटेशन तो एक्चुअली ठीक बना हुआ है लेकिन उन्होंने प्रेजेंटेशन में एक गलती कर दी, उसमें स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं समझाया है। तो कहां से शुरू करोगे समझना? तो क्लासरूम प्रोग्राम में जब आप वो लेक्चर सुनने आओगे दिमाग को पहले से तैयार करके आना है कि यही समझने के लिए तो क्लास में आओगे, बाकी तो सब तुच्छ ज्ञान है जो आजू बाजू चल रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? देखिए क्या होता है किसी भी टॉपिक में थ्रू आउट 365 डेज ऑफ द ईयर यू कांट बी रिलक्टेंट की एक जैसी चले रिदम, स्लो ना अप एंड डाउन होता है, बट हाउ यू एश्योर योरसेल्फ कि तुमने सीखा क्या उसमें। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, ये डिफरेंसेस पढ़ना उतना बड़ा हमारा अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट ये है कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं और हर बात एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। अब आप किसी बुक से क्वेश्चन इस स्केल के उठा के करेंगे, आपसे बनेगा क्यों? क्योंकि कुछ हद तक आपको चीजें क्लियर हो रहा है कि इसके पास ये चीज है तो इसी से डिसाइड होगा इसका होना, जो इसमें नहीं आ सकता क्योंकि जब यही नहीं है और जब ये नहीं है अगला पॉइंट वही लिखने वाला हूं कि लाइट एंड डार्क बैंड्स अपीयर प्रेजेंट, जिसके वजह से ये अपीयरेंस ये नाम पड़ा, जो कि इसमें एब्सेंट और इसमें फेंटली प्रेजेंट धुंधला, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं कि एब्सेंट ही है डेवलप लेकिन लूज, उतना बेहतर नहीं जितना कि इसमें। एंड रेस्ट अदर डिफरेंसेस जो अभी तक आप देखते हैं। फिलहाल ये जो आज मैं शब्द लिख रहा हूं ये सिर्फ वर्ड्स नहीं आपके लिए, आपको अचानक डायग्रामेटिकली ये एक कॉन्शियसनेस आता है अंदर से कि ब्रांचिंग का क्या मतलब है। एम आई राइट? सबको आ रहा है समझ में? तो थोड़ा फॉलो करें, ठीक है। सार्कोमियर उसकी खासियत है एंड सच फिनोमेना इज बीइंग एब्सेंट ओवर हियर, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहां अगेन लेस डेवलप्ड, नेक्स्ट पॉइंट वेरी क्रूशियल, ठीक है। सार्कोमियर हो गया, उसकी वजह से लाइट, और क्योंकि वो जो डिसकंटिन्यूस वे में मौजूद होता है उसी से ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैंट जनरेट होते हैं। इनमें नहीं है, उनमें होता है धुंधला, फेंटली प्रेजेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइज, मायोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, इनमें है। इनमें भी होता है, इनमें भी होता है। इसी के पॉइंट के कंटिन्यूएशन में, बट जो एक्टिन है मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। मतलब एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आज से 2-4 महीने जनवरी मंथ में आप ये चैप्टर अचानक सेल्फ स्टडी में रिवाइज कर रहे हो, अब थोड़ी आपको थ्रू आउट पूरा डिटेल्स देखने की जरूरत पड़ेगी, ये आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। बस ये डिफरेंस, ये फ्लो चार्ट और ये टैबुलेट पैटर्न से जो डिफरेंसेस है ये पढ़ पढ़ के पूरा डायग्राम कंसेप्ट क्या सब याद आ जाना चाहिए। इन यहाँ ये सिमिलैरिटी है कि तीनों के पास एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन होता है। अरेंजमेंट्स किसी के पास ठीक से नहीं होगा लेकिन होगा तो एक्टिन मायोसिन सबका। फिर क्या डिफरेंस आ जाता है? इट्स वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पॉइंट व्हिच हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। बट एक्टिन मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स,
एक होता है एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। खुद एक एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन में डिफरेंस नहीं आता, लेकिन इनका एक्टिन फिलामेंट तीन चीजों से बना होता है, एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। व्हाट अबाउट दिस? बट ओवर हियर सी, actin is made up of two components only, एफ एक्टिन होगा और कैल्डोलमिन ऑन, है ना? कौन सा प्रोटीन? मतलब एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आना है, ये तो साबित करने के लिए कि इनके एक्टिन में क्या एब्सेंट होता है, ट्रोपोनिन एंड, और जब ये दोनों नहीं है तभी उनमें ये अरेंजमेंट्स आने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सार्कोमियर काम नहीं करेगा। सी द, आर यू गेटिंग द रीजनिंग पार्ट? देखिए, एक होता है फैक्ट बेसिस पढ़ाई करना, ऐसा है फलाने में नहीं है, ये तो ठीक है, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन, एप्टीट्यूड पैटर्न पता है और एक लॉजिक लगा के आंसर कंपैरिजन में। लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन जब बनना चालू होता है, द रीजन इज कि व्हाई दे कांट परफॉर्म दैट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक एज अ यूनिट। देखिए, मैंने एनसीईआरटी तो साबित किया, एक बुक पास करी जल्दी, देखिए अब एनसीईआरटी में देखिए बात लिखा कैसे। Come to that page number 104. Yesterday, when I have read the first paragraph, कि each muscle, stated muscle जो होते हैं, made up of long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. Parallel arrays ही को ही तो हम कहेंगे मायो, और वो ना केवल एक दूसरे के पैरेलल है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मसल सेल मौजूद होता है विथ डिसकंटिन्यूटी, और वो डिसकंटिन्यूटी उनमें लाते हैं बीच बीच में मौजूद प्रोटीन से बने हुए जेड लाइंस, और वो प्रोटीन से बने हुए जेड लाइन, ज़ुसरशिप्स मेम्ब्रेन, दो जक्स्टापोजिशन जेड मेम्ब्रेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट फिजिकल डिस्टेंस कॉल्ड सार्कोमियर। तो एक सार्कोमियर के अंदर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स ना केवल पैरेलल अरेंज है डिसकंटिन्यूअसली, कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं जिसको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं, लिखा हुआ है कॉल्ड। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन और फिर रिलैक्स कर जाते हैं, देन दे आर इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन, इन अ, जो कि अनस्टेटेड में नहीं पाया जाता है, क्योंकि उस कोऑर्डिनेशन को हासिल करने के लिए स्लाइड पास्ट करने की एबिलिटी, क्रॉस ब्रिज बनाना और उसको एक्टिव इनएक्टिव करना कौन करता है? कैल्शियम। कौन करता है? लेकिन कैल्शियम आके किसको इनएक्टिव एक्टिव करेगा? सबको आ रहा है समझ में? पूरे चैप्टर का ट्रेलर चल रहा है, मेन फिल्म तो अगले हफ्ते से चालू होगा। अरे आया समझ में? यही तो साबित, आज सुनते जाओ, फिर वही सुनते जाओ, यही तो साबित करेंगे हम लोग। ट्रोपोनिन which is absent in unstated muscle. Yes, they have got actin filaments, but their actin filaments are spread out along with myosin throughout the sarcoplasm of their cell. इनकी तरह ऐसे अरेंज नहीं है कि मायोफाइब्रिल्स बना है। सो दैट्स हाउ मेन द मसल टिश्यू स्टार्ट्स। अल्टीमेटली फिर एक जनरल बातें लिखा हुआ है, लेट अस कंपेयर द थ्री मसल्स, फिर पैराग्राफ वाइज कंपैरिजन, तीन डायग्राम बने हुए हैं। ओके, नाउ यहां तक सबने लिखा है, यहां पर तो सेम एज स्ट्रेटेड मसल, मतलब ऐसी तीनों कंपोनेंट से बने हुए हैं, सेम एज स्ट्रेटेड मसल। नेक्स्ट, पहले से ही लिखा जाए एब्सेंट, मतलब जो स्ट्रक्चर है इन दोनों में नहीं है। इट हैज गॉट इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क।
So these are those differences between the three muscle type. And if you go through this paragraph, for example, मैं skeletal muscle का ही paragraph पढ़ रहा हूं, वैसा ही पूरा smooth muscles का लिखा होगा with some difference. The tissue is closely attached to skeletal bones, इसलिए skeletal muscles कहते हैं. It is a typical muscle such as biceps. कोई भी बॉडी का एक एग्जांपल लीजिए आप. तो मैंने डायग्रामेटिकली वही किया, बाइसेप्स के साथ ही तो मैंने डायग्राम समझाया था. A typical skeletal muscle fibers are bundled together in parallel fashion. A sheet of tough connective tissue encloses several bundles. What is that tough connective tissue? Fascia. क्या कहते हैं उसे? And several bundles of muscle fibers, उनको ही हम fascicles कहते हैं. बाकी उन्होंने बोल ही दिया है. You will learn more about this in chapter 20. तो नंदी सर ने कौन सा पाप कर दिया है? यही किया है कि आपको वैसे ही पढ़ाएंगे. तो I have, from the day one, I have taken the reference of chapter movement and सबको आ रहा है समझ में. तो सिर्फ इन टॉपिक्स के लिए नहीं, आपको ऐसा पूरा कोर्स ब्लेंड करना आना चाहिए. एवरीवन. So answers of the paper are displayed in the board. आप जाते हुए take the technology help और घर पे जाके आराम से खुद चेक करें कितना सही किया कितना गलत किया. Next week I will give some time to the explanation and you can come to me.